thank you to the Apex team for calling me and thanks to केयूर सर, एटलीस्ट उन्होंने सबको जगह तो दिया है. सबसे इम्पोर्टेंट काम वो होता है. 4 बज रहे, आई थिंक सबको टी या कॉफ़ी का ब्रेक का नीड है. इसके मैं अपना टॉक एज सिंपल एंड एज शॉर्ट रखने वाला हूँ. मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉमन टॉक दिया गया है. मेरे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है डायलिसिस में, मैं क्या करूँ. आई थिंक सब लोग ने ऐसा एक केस, सबके यूनिट में हर शिफ्ट में एक ऐसा पेशेंट तो होता ही है. सो एक सिंपल केस लेते हैं. 25-year-old जेंटलमैन है, सीकेडी है, डायलिसिस 2 महीने पहले चालू किया है. टिपिकल 25-year-old है, रिबेलियस है. वो बोलता है मैं हफ्ते में खाली 2 बार डायलिसिस करने आऊँगा, वो भी 3.5 घंटा. उसका एवी फिस्टुला है, इंटरडायलिटिक वेट गेन अराउंड 2 to 2.5 किलो रहता है. आप लोग ने नोटिस किया है कि उसका हर डायलिसिस में लास्ट 4 to 5 सेशन से बीपी 200/100 रह रहा है. वैसे कोई एडिमा नहीं है, सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है. वो खाली एक ग्लाइसिक्स लेता है और एक अटेनोल प्री डायलिसिस दे रहा है. सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट आप उसका डायलिसिस 2 से 3 बार करेंगे. हाई बीपी जनरली डायलिसिस में कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज करता है. आप फर्स्ट स्टेप करेंगे, उसका ड्राई वेट एडजस्ट करेंगे, या डायलिसिस 2 बार करेंगे और ब्लड प्रेशर मेडिकेशन बढ़ाएंगे. आप क्या करेंगे, या इनमें से क्या गलत है? कौन सा वाला? लास्ट वन करेक्ट. सो हाइपरटेंशन बहुत कॉमन फाइंडिंग है. इनफैक्ट मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज के जिसके कारण पेशेंट डायलिसिस स्टार्ट करता है. बट ऐसा भी होता है कि लाइक एक बार पेशेंट चालू करते तो डायलिसिस उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता और इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है. और ये जनरली मोर कॉमन तब होता है जब पेशेंट्स डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उनके शरीर में बहुत सारा वाटर एक्यूमुलेशन हुआ होता है. एंड हमने देखा है कि जैसे पेशेंट का लो बीपी या बहुत हाई बीपी हो, बहुत ही उनका डेथ का रिस्क इंक्रीज करता है और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क इंक्रीज करता है. सो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो स्ट्रोक या लकवा का रिस्क इंक्रीज करता है, हार्ट फेलियर का रिस्क इंक्रीज करता है. आपने बहुत बार देखा होगा पेशेंट को अचानक से ब्रीदिंग डिफिकल्टी शूट हो जाती है, पेशेंट को अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है डायलिसिस पे. कभी कभी ब्लाइंडनेस आ सकता है और ऑब्वियसली उनका डेथ का भी रिस्क इंक्रीज होता है. ये बोलते एक आइडियल टेक्निक है जो किस तरह से एक ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए. पेशेंट को आइडियली आपके डायलिसिस यूनिट से पहले अगर कभी देख रहे तो आइडियली उसको आराम से बैठा होना चाहिए. उसे लास्ट हाफ एन आवर में चाय कॉफ़ी कुछ नहीं लेना चाहिए. अप्रोप्रिएट साइज कफ हो, उसका आर्म रेस्टेड हो, वो आराम से बैठा हो. बट क्या ऐसा होता है? जब हमारे पेशेंट डायलिसिस में आते हैं, वो जनरली हम लोग उनका बीपी कब लेते हैं? जब वो लेटे होते हैं. उनको जनरली स्ट्रेस ऑफ डायलिसिस होता है. बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो उनको स्टिल आफ्टर 4-5 years ऑफ डायलिसिस भी उनको लगता है हाँ अभी डायलिसिस के लिए जाना है, उनका बीपी उसके कारण बढ़ा हो. अब उनके साथ उनका डिस्कस कर रहे थे उनका वेट गेन कितना है, कितना किलो बढ़ा है लास्ट ओवर द लास्ट डायलिसिस. और बहुत बार उनको एक फिस्टुला का एक स्ट्रेस रहता है कि एक फिस्टुला डालने वाले, उसके कारण उनका बीपी थोड़ा बढ़ सकता है. क्या है डिफरेंट बीपी मोडालिटीज़? एक होता है जो डायलिसिस यूनिट में आप बीपी लेते हैं, एक होता है जिसमें आप प्री डायलिसिस लेते हैं, पोस्ट डायलिसिस लेते हैं और ड्यूरिंग लेते हैं. इसका क्या एडवांटेज होता है? ईजी टू परफॉर्म, बट इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं. लाइक बेसिकली आपके जो 24 hour बीपी जो हम लोग बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके साथ ये बहुत पोरली कोरिलेट करता है. प्री डायलिसिस बीपी जनरली आपका ओवर एस्टिमेट करता है जो घर पे बीपी हो, और पोस्ट डायलिसिस बिकॉज उनका वाटर निकालो हो तो थोड़ा उनका बीपी लो रहता है. और इसके बेसिस पे हम लोग ब्लड प्रेशर मेडिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अभी आप लोग ने बोला ये सब तो रॉन्ग है, मैं फिर क्यों करना चाहिए? सो ड्यूरिंग डायलिसिस हम लोग बीपी इसके लिए मॉनिटर करते हैं ताकि वो पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल रहे. कब उनका बीपी 180 का 150 हो रहा है, 140 110 हो रहा है, तो उनको कब डायलिसिस यूएफ बंद करना है और थोड़ा बहुत ब्लड वापस देना, जैसे रमेश राव सर ने बताया. तो और क्या टेक्निक्स होती है बीपी मेजरमेंट की? एक होता है ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर 24 hour बीपी बोलते हैं हम लोग, जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है. द ओनली प्रॉब्लम इसका है कॉस्टली और कम्बरसम. किसी के हाथ पे कंटिन्यूस ये लगाना पेशेंट्स प्रेफर नहीं करते. अगर उनके पास ऑप्शन हो तो उनको काउंसिल कीजिए कि घर पे बीपी मॉनिटर कीजिए. हम उनको जनरली रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 बार बीपी लेना है, हफ्ते में 2 या 3 बार बीपी लेना है. और जनरली रीडिंग्स जो होती है उनको बोलना चाहिए कि मॉर्निंग में ले और एक बार सोने से जस्ट पहले ले. दिन भर काम करके आए उसके बाद बीपी लेने, वो जनरली हाई आएगा. और इसकी जो फाइंडिंग्स होती है ये हम लोग को बेसिकली को रिलेट करती है कि 24 hour में बीपी क्या लिया जाए उसके अनुसार. इसके साथ हमको ऑल्सो ये पता चलता है कितने पेशेंट्स को वाइट कोट होता है. जैसे वो डायलिसिस में है, उनका बीपी ज़्यादा हो बट एक्चुअल में घर पे कम हो,
या कभी कभी उनका बीपी घर पे बढ़ा हो और आपके डायलिसिस यूनिट में कम हो सकता है। तो ये बहुत सारा और इन्फॉर्मेशन भी हमें बताता है और इसके कारण हम लोग अपनी मेडिकेशन थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं। क्या है ऑप्टिमम बीपी? कोई बोलता है, कोई गाइडलाइन बोलता है 130, कोई बोलता है 140, कोई लोग बोलते हैं हमको नहीं एग्जैक्ट कुछ टारगेट डिफाइंड नहीं और इतना डेटा नहीं है। बट क्या एक रीडिंग हर पेशेंट को डिफाइन कर सकता है? क्या 130 क्या 120 बीपी एक एल्डरली पेशेंट के लिए ठीक है? नहीं है। अब हम लोग ट्राई करते हैं इनके पे थोड़ा हाई भी रखें तो भी ठीक है। उनका कोमॉर्बिडिटी स्टेटस देखिए, अगर उनको बहुत सारे इश्यूज है जैसे कार्डियक हिस्ट्री हो, आप उनके अंदर 110 का बीपी नहीं टारगेट करेंगे, आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा बीपी 130 140 हो तो भी चलेगा। तो हर पेशेंट को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इंट्रा डायलिटिक हाइपरटेंशन होता क्या है? बेसिकली राइज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग और आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर डायलिसिस। कितना इंक्रीज होता है? बोलते 10 इंक्रीज होना चाहिए फ्रॉम द प्री टू पोस्ट वैल्यू, एंड बेसिकली लास्ट 4 to 6 कंज्यूकेटिव सेशंस में प्रेजेंट होना चाहिए। और एक काफ़ी कॉमन एंटिटी आप देखेंगे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर डायलिसिस में बढ़ रहा है। मेन कॉज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। अगर अब देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 80% ऑफ आर कॉज फॉर्म करता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है या डायलिसिस पेशेंट का बीपी थोड़ा हाई रहता है। और क्या होता है कॉजेस? एक होता है हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स है, जैसे ये रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। बेसिकली इनकी एक्टिविटी अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट होती रहती है, इसके कारण ये ब्लड प्रेशर होता है। डायलिसिस सोडियम और सोडियम लोडिंग, कभी कभी आप लोग डायलिसिस सोडियम थोड़ा हाई रखते हैं तो उसके कारण किस तरह से बीपी बढ़ता है मैं थोड़े आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। कुछ ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस डायलिसिस पे रिमूव हो जाते हैं, तो उसके बारे में मैं आगे वापस डिस्कस करूंगा। डॉक्टर केयूर ने आपके एरिथ्रोपोइटिन और डाबापोइटिन के बारे में बताया, तो कभी कभी जब वो इंट्रावीनसली दिया जाता है डायलिसिस के दौरान, उसके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो हाउ डू यू मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एकदम सिंपल है। मेन कॉज क्या था जैसे हमने डिस्कस किया, इस सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। तो उसको दो तरीके से टैकल किया जाता है। एक है नॉन फार्माकोलॉजिक, मतलब डाइट, डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन कैसे ऑल्टर करेंगे, और फार्माकोलॉजिक मतलब जैसे ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस। नॉन फार्माकोलॉजिक में 3 इंपॉर्टेंट चीज है। एक है ड्राई वेट एडजस्टमेंट, जो आप लोग सबको पता है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, और डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन को किस तरह से हम थोड़ा ऑल्टर करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर कैसे कम हो सकता है। व्हाट इज ड्राई वेट? ड्राई वेट आपको सबको पता है, बट उसका बेटर टर्मिनोलॉजी होता है टारगेट वेट। इट इज दैट वेट एट द एंड ऑफ डायलिसिस जिस पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, पेशेंट को कोई साइंस ऑफ हाइपोवोलीमिया जैसे क्रैम्प्स ना हो, या हाइपरवोलीमिया मतलब जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा, सांस नहीं लगे, और पेशेंट को अगले दिन तक ब्लड प्रेशर मेडिकेशन नहीं लगनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ड्राई वेट। किस तरह से आप ड्राई वेट अचीव करेंगे? आप ट्राई करेंगे, पेशेंट अगर 50 किलोज है, हर डायलिसिस सेशन में 200 ग्राम या 500 ग्राम निकालने की ट्राई कीजिए। ओवर द नेक्स्ट 4 to 12 वीक्स ये अचीव करने की ट्राई कीजिए। आजकल तो आप लोग के बहुत सारे टूल्स हो गए, बायो इम्पीडेंस करते हैं, एज नेफ्रोलॉजिस्ट हम लोग उनका वो लंग अल्ट्रासाउंड करते हैं, आईवीसी कोलैप्सिबिलिटी देखते हैं, जिसके कारण हमको पता पड़ता है कि पेशेंट के अंदर और कितना पानी हम निकाल सकते हैं। और कभी कभी जब पेशेंट का ब्लड नहीं हो रहा है कंट्रोल ड्राई वेट, तो उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए या ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस बढ़ाइए। हम बोलते हैं सॉल्ट एंड वाटर, बट अगर बोलेंगे अगर एक फैक्टर जो है वो है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन और वापस सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप जितना कभी आप देखेंगे आप कुछ ना कुछ अपने कोई सॉल्टी वेफर या खाया, उसके बाद आपको बहुत प्यास लगती है। सिमिलरली जब आप पेशेंट्स ऑफ डायलिसिस को अगर आप वो ज़्यादा सॉल्ट खा रहे, वो ज़्यादा पानी पी रहे, उसके कारण वो ज़्यादा उनको वाटर रिटेंशन होगा और इवेंचुअली उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके लिए अगर हम सॉल्ट कंट्रोल करेंगे तो ये सब चीज़ नहीं होता है। बहुत सारी स्टडीज़ है, इंटरनेशनल स्टडीज़ है जो बोलती है कि जब हम डायलिसिस ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, जैसे हमारे देश में नॉक्टर्नल हम इतना नहीं करते, जबकि जब मैं कनाडा में ट्रेनिंग करा था वहाँ पर पेशेंट्स 3 टाइम्स अभी डायलिसिस सेंटर जाते थे, और रात को ओवरनाइट डायलिसिस होता है, 6 to 8 आवर्स होता था। ये पेशेंट्स प्रैक्टिकली इनको कोई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन नहीं लग रही होती थी, इनको इनफैक्ट इनके एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस ये सब हट जाता है। तो 3 टाइम्स अ वीक डायलिसिस, नॉक्टर्नल डायलिसिस इज अमेजिंग। सो पेशेंट जिनको लॉन्गर हो या मोर फ्रीक्वेंट हो, शॉर्ट डेली डायलिसिस हो, तो बेटर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल अचीव होता है और उनकी ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट भी कम होती है।
डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन, अगर आप डायलिसिस सोडियम 140 लेते हैं तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ डायलिसिस पेशेंट का, जैसे सर ने डिफ्यूजन के बारे में इतना एक्सप्लेन किया, ये पेशेंट का सोडियम जनरली नेट सोडियम बैलेंस में रहते हैं. सोडियम बैलेंस ज़्यादा रहा, थर्स्ट ज़्यादा हुई, वाटर रिटेंशन हुआ और इवेंचुअली ब्लड प्रेशर बढ़ गया. अगर आप डायलिसिस सोडियम 136 रखते हैं, इवेंचुअली बॉडी से थोड़ा सोडियम निकलता है, उनको थर्स्ट कम लगती है और वेट गेन कम होता है, इससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है. तो ये सब तीन चीज़ ये बेसिकली आपके कंट्रोल में रहती है. ड्राई वेट, पेशेंट के आप जैसे आप इंटरेक्शन करते हैं उनको इन्फेसाइज कीजिए कि सॉल्ट कम रखिए और डायलिसिस सोडियम ना बढ़ाइए. फर्स्ट थिंग बिफोर हम लोग जो बोलते हैं पेशेंट को ब्लड प्रेशर मेडिकेशन ऐड या इंक्रीज करने से पहले इज टू फर्स्ट थिंग इज टू अचीव देयर टारगेट वेट. जब तक आप वो नहीं करते, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस आपको होल्ड करने चाहिए या बाद में ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने चाहिए. हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, ये बीटा ब्लॉकर जैसे आप लोग सुना होगा, एटिन, मेटोप्रोलॉल, ये कॉमन ड्रग्स है. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तो आपको सबको पता है, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन. रास मतलब लोसार्टान, रैमीपिरल, कार्डेस, ये कॉमन ड्रग्स है. डायूरेटिक जनरली उस पेशेंट्स में काम आता है जिनमें यूरिन आउटपुट अच्छा है, तो उनको देखिए, उनका अगर उनको दिन में 500 ml से ज़्यादा यूरिन आ रहा है, उनको लैसिक्स 20 mg मत दीजिए, एटलीस्ट 240 मिलीग्राम्स ऑफ लैसिक्स या 80 मिलीग्राम्स ऑफ डाइटर तो उनको मिनिमम जाना चाहिए ताकि उनका यूरिन ज़्यादा उनका हो और वो थोड़ा बहुत उनका ब्लड प्रेशर उससे रेगुलराइज हो जाता है. कुछ कुछ मेडिकेशंस है जैसे मैंने बताया वो डायलिसिस के रास्ते से निकल जैसे ये पेशेंट हमारा जो था वो एटेनॉल ले रहा था प्री डायलिसिस. एटेनॉल ऑलमोस्ट 75% डायलिसिस के निकल जाता है. अगर ये पेशेंट ले रहा है तो ये मेडिकेशन हम लोग जनरली डायलिसिस के बाद देना चाहिए. बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जैसे रैमीबेल, कार्डेस, जनरली हम लोग की कंट्री में लोग इतना यूज़ नहीं करते बिकॉज हमको पोटेशियम का डर होता है. बट जो पेशेंट्स का हम लोग पोटेशियम रेगुलराइज कर सकते हैं उनमें लोसार्टान जैसा ड्रग जो है, जो एक चीप मेडिकेशन भी है और उसका डायलिसिस पे निकलते हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं. अर्कामिन जैसा ड्रग है वो भी काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाता है. और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक एम्लोडिपिन, निफिडिपिन वो भी डायलिसिस पे निकलती नहीं है, तो बहुत अच्छे मेडिकेशंस है. सेफ्टी प्रोफाइल उनका अच्छा है, इसके लिए डायलिसिस पे अच्छी तरह हम यूज़ कर सकते हैं. कभी कभी ये किसी को पता है ये कौन है, किसी ने देखा है एक शो, ये डॉक्टर हाउस करके एक शो आता है, आई थिंक हम लोग सबने देखा होगा कभी ना कभी. इनका एक फेमस डायलॉग होता था इनके शो में, एवरीबडी लाइज. तो कुछ कुछ पेशेंट्स हो गए, आप सब कुछ कर लोगे, आप उनका डायलिसिस इंक्रीज करोगे, उनका ब्लड प्रेशर मेडिकेशन ऑप्टिमाइज करोगे, बट वो स्टिल उनका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है. इसमें क्यों हो रहा है? कितनी बार हमारे पेशेंट्स हम लोग जो ओपीडी में आते हैं वो बोलते हैं, हमने उनको पूछा होता है, उनका बीपी चेक करते हैं, हम देखते हैं कि उनका बीपी 170 है, तो उनको फर्स्ट ही पूछते हैं कि आपने सुबह का बीपी मेडिकेशन नहीं लिया है कि नहीं. उनका कॉमन होता है आंसर, नहीं सर आज आपके पास बीपी चेक कराने आ रहे थे इसके लिए बीपी का मेडिकेशन नहीं लिया. तो डायलिसिस पेशेंट्स भी, उनको इतनी सारी मेडिकेशन चल रही है, वो कभी कभार या कभी कभी उनकी मेडिकेशन ख़त्म हो जाती है, वो रेगुलरली ले नहीं रहे होते, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है. कभी कभी हमारे पेशेंट्स ड्रग्स लेते हैं, एनसाइड्स लेते हैं, कुछ नेजल डीकंजेस्टेंट्स लेते हैं. ये ड्रग्स बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म्स क्या थोड़ा अफेक्ट करते हैं और उनमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है. आपने नोटिस किया होगा जब हम लोग इंट्रावीनस एरिथ्रोपोइटिन देते हैं तो उनका बीपी थोड़ा हाई रहता है एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियसली जब हम लोग देते हैं. इनएडिक्वेट डायलिसिस मोस्ट कॉमन है. जो पेशेंट ट्वाइस अ वीक ले रहे हैं या कम ड्यूरेशन का ले रहे हैं उनका जनरली बीपी थोड़ा हाई रहता है. इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि डायलिसिस एटलीस्ट 3 times हो या एटलीस्ट 4 hours की तो होनी ही चाहिए. और कभी कभी इन पेशेंट्स में अलग कॉजेज भी होते हैं, स्लीप एपनिया या उनके पास कोई और इश्यू होता है तो उसके कारण भी उनका बीपी हाई रह सकता है. आपने देखा बेसिकली वो सब जो मेथड्स मैंने समझाए वो बेसिकली थे टू हाउ टू प्रिवेंट द बीपी टू हैव. अगर आपके यूनिट क्लिनिक में अगर पेशेंट आपने देखा जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया 180 200 रह रहा है, बिफोर कॉलिंग द नेफ्रोलॉजिस्ट आप कॉल तो करेंगे बट तब तक समझो कभी फ़ोन नहीं लगे, तो आप किस तरह से बीपी वो पेशेंट का वो टाइम पे लोअर कर सकते हैं लिटिल बिट. वो है बेसिकली यू चूज़ अ मेडिकेशन जो एक जल्दी एक्ट करे और कम समय में एक्ट करे. तो उसमें कौन सी ड्रग सबसे इफेक्टिवली एक्ट करती है? क्लोनिडीन, अर्कामिन, तो कॉमनली यूज ड्रग है, लेस एक्सपेंसिव और ईजी अवेलेबल है. हाइड्रोलिजिन और कैप्टोप्रिल हमारे देश में इतना अच्छे से मिलती नहीं है बट दे आर गुड ऑल्टरनेटिव्स अगर आपके यूनिट में बाई चांस हो. सबलिंगुअल निफिडिपिन और डेपिन प्लीज़ अवॉइड कीजिए बिकॉज इसमें अचानक से ब्लड प्रेशर क्रैश हो सकता है, पेशेंट को कार्डियक इवेंट बच सकता है, उसका वैस्कुलर एक्सिस थ्रोम्बस हो सकता है. इसके लिए सबलिंगुअल डेपिन बिल्कुल अवॉइड कीजिए, अगर हो सके तो अर्कामिन दीजिए.
So I'll quickly summarize. First and the most important thing is to measure blood pressure accurately, properly. उस पर एम्फेसिस कीजिए. अगर आपके पेशेंट्स ब्लड प्रेशर घर पे मेजर करते हैं तो उनको प्लीज़ रिकमेंड कीजिए कि घर पे भी मॉनिटर रखें, एक चार्ट रखें, जिससे जैसे डॉक्टर रमेश राव सर ने बोला कि चार्टिंग का इंपॉर्टेंट है, उनको बोलिए रखें, तो उससे आप उनकी बीपी मेडिकेशन थोड़ा चेंज कर सकते हैं. हाई बीपी जो है बेसिकली इट इज़ ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर ओवरलोड. फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज नॉन फार्माकोलॉजिकल, ड्राइव इट एडजस्ट करना, डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन एडजस्ट करना, सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना. देखिए उनकी ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस क्या चल रही है, उनको अटेन अगर प्री डायलिसिस चल रहा है उसको मॉडिफाई कीजिए, आफ्टर डायलिसिस देना है. एंड मेक श्योर दिस आर पेशेंट्स आर टेकिंग ऑल देयर मेडिकेशंस एंड फॉलोइंग योर डाइटरी एडवाइस. विद दैट आई विल एंड माय टॉक. थैंक यू.